दोस्तों स्वागत करते हैं आपके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के आंसर की प्रकरण संबंधित। दोस्तों डिस्कशन करने वाला मिशन सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। आखिर सुप्रीम कोर्ट की क्या अपडेट है, क्या चीज़ें होने वाली हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या अभी भी नंबर बढ़ने के चांस हैं, क्या याचिका पर खारिज याचिका जो हुई थी उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और अगर बढ़ेंगे तो कितने नंबर बढ़ेंगे। आपके सारे सवाल जो भी चल रहे हैं दिमाग में, सभी के जवाब इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जैसा दोस्तों पिछले कई दिनों से मैंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर डिस्कशन नहीं किया है, तो दोस्तों आप को बहुत अच्छे से पता होगा जब कोई मैटर, कोई न्यूज़, कुछ अपडेट होगी तभी तो कोई चीज़ की जानकारी दी जाएगी। तो डिस्कशन ये है कि मिशन सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या चीज़ें होने की। बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं पिछले कई दिनों से, मैं देख रहा हूँ, तो उन क्वेश्चन को एक एक करके मैं जवाब दे दूंगा और कोशिश करूंगा कि शायद आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएँ। पहला क्वेश्चन है खारिज याचिका का प्रभाव। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो 4 जनवरी की सुनवाई हुई थी, जिसमें, ठीक है, 4 जनवरी की जो सुनवाई हुई थी जिसमें जो याचिका थी अभिषेक श्रीवास्तव की वो खारिज हुई थी, ठीक, तो उसका असर क्या पड़ेगा। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि खारिज याचिका का असर नहीं पड़ेगा। खारिज याचिका का असर पड़ेगा, ये 101% सत्य बात है। इसमें ये नहीं झुटलाया जा सकता, उसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर एक बात मैं आपको थोड़ा सा बैक में ले चलता हूँ, जहाँ पर आपको चीज़ें मैं अगर रिवाइंड कराऊँ तो आपको याद होगा अमिता त्रिपाठी, ठीक है, अमिता त्रिपाठी की याचिका गई थी सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था, ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने जो था वो याचिका को खारिज कर दिया था। देन उसके बाद एक याचिका गई थी ऋषभ मिश्रा की, ठीक, ऋषभ मिश्रा की। तो जब ऋषभ मिश्रा की याचिका पहुंची तो कोर्ट ने ऋषभ मिश्रा की भी याचिका को खारिज किया, क्योंकि एसजी साहब ने तुरंत यही कहा सर सिमिलर मैटर याचिका को खारिज किया जाए, ठीक है। लेकिन जो अधिवक्ता थे उनकी सूझबूझ के कारण, ठीक है, याचिका को खारिज करते हुए, ठीक है, याचिका को खारिज करते हुए मामले को, क्योंकि बात वहाँ पर इंटरिम ऑर्डर की हो रही थी, इंटरिम ऑर्डर पर चर्चा चल रही थी, इंटरिम ऑर्डर पर आखिर कोर्ट ने, सरकार ने कैसे भर्ती कर ली। तो अधिवक्ताओं की सूझबूझ के कारण, उन्होंने जिस तरीके से अपनी सूझबूझ दिखाई, अधिवक्ताओं की कोशिश के कारण जो याचिका को करवाते हुए, यानी कि याचिका जो खारिज हुई, 2 महीने का ऑर्डर भी उसमें मेंशन करवा ले, 2 महीने में निचली कोर्ट में पहले आदेश आए तब हमारे पास आओ, ठीक है। कोर्ट ने इस वजह से खारिज किया, पहली चीज़ तो सिमिलर मैटर था, दूसरी चीज़ नीचे की अदालत से कहीं कोई फैसला नहीं आया था, इसलिए कोर्ट ने देखते ही खारिज कर दिया। लेकिन जो अधिवक्ता थे, जो सीनियर अधिवक्ता थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बहुत सूझबूझ के कारण याचिका को बचाया और 2 महीने का आदेश के साथ डिवीज़न बेंच में रिवर्ट बैक कर दिया था। देन उसके बाद कहीं ना कहीं याचिका सेफ थी, ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि पहले निचली कोर्ट में आदेश का फाइनल कराएं, फिर हमारे पास आए, अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है आप हमारे पास आए। आपको फिर एक बात याद दिला दूं कि जब यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही थी, लगातार 2 महीने का टाइम निकल गया था, जब लगातार बेंच 8-9 सुनवाई में नहीं बैठ रही थी, तो फिर अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए, यानी कि ऋषभ मिश्रा की टीम फिर सुप्रीम कोर्ट गई, जहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एक प्रॉपर याचिका के साथ आप मेरे पास आएँ तो मैं इस याचिका पर सुनवाई करूँगा, ठीक है। लेकिन तब उसके बाद क्या हुआ, चीज़ें यहाँ पर सॉल्ट आउट हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद अब दोस्तों रही बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट की। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कि खारिज याचिका का प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप कहीं से भी पता कर ले। लेकिन वो होता है प्रॉपर प्रिपरेशंस। अगर प्रॉपर प्रिपरेशन, प्रॉपर ग्राउंड्स के बिहाफ पर अगर आप चीज़ें करते हैं, अगर आप कोर्ट में उपस्थित होते हैं, तो देन उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसी जो भी समस्याएँ होती हैं वो शायद में भी सॉल्ट आउट हो जाती हैं। तो उस खारिज याचिका का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब कोई सिमिलर मैटर होता है तो जो सरकारी अधिवक्ता होते हैं या फिर जो विपक्ष के अधिवक्ता होते हैं तो सीधा यही कहते हैं कि सर ऐसा सिमिलर मैटर इसके पहले हो चुका और जिसमें आपने ये आदेश दिया था और वही सिमिलर मैटर है, देन इसके बाद इसको खारिज कर दिया जाए। तो अब सबसे बड़ी बात यही है कि उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर आपके ग्राउंड्स क्लियर, फैक्ट्स क्लियर, सब कुछ क्लियर है तो नहीं पड़ेगा। अगर आपके अधिवक्ताओं के द्वारा सूझबूझ के साथ चीज़ें की गई हैं तो किसी भी प्रकार का कोई ऐसा असर देखने को नहीं मिलेगा। आप सभी लोग निशा खातिर रहे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, नंबर बढ़ेंगे। देखिए एक चीज़ मान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जब भी सुनवाई, अगर सुप्रीम कोर्ट में आप स्टैंड हो गए, अगर सुप्रीम कोर्ट में आप स्टैंड हो गए तो सीधा सीधा इसमें एक ही आदेश होगा, वो होगा कमेटी,
सीधा सीधा एक ही आदेश होगा, वो होगा कमेटी, क्योंकि क्वेश्चन कमेटी को ही रिकमेंड करने के बाद देन सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है कि आखिर ये पता चल सकता है कि क्वेश्चन पर आखिर कि कौन सा आंसर सही होगा, क्या चीज़ होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट के एपेक्स कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें खुद कोर्ट ने कहा था कि जो आपकी कोर्ट होती है वो एक्सपर्ट नहीं होती, विषय विशेषज्ञ नहीं होती है, जिसके लिए हमें कमेटी की सलाह लेनी पड़ेगी और उसके पास भेजने के बाद ही इसका निस्तारण किया जा सकता है। तो नंबर बढ़ने के चांसेस यही हैं। अगर आपकी आज का स्टैंड होगी, क्वेश्चन कमेटी को भेजा जाएगा तो जरूर नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि गोरखनाथ जैसा क्वेश्चन और प्रतिव्यक्ति आय जैसा क्वेश्चन, तो प्रतिव्यक्ति आय वाले क्वेश्चन में इस जगह फंस रहा है क्योंकि इन्होंने जो काउंटर लगाया था वो तेंदुलकर समिति के आधार पर लगाया था, शायद में भी मुझे याद आ रहा है, अगर तेंदुलकर समिति या रंगराजन समिति इन दोनों में से कोई एक समिति थी उसके आधार पर लगाया था। तो क्वेश्चन में अगर आपने काउंटर में अगर किसी समिति का आपने जिक्र किया है तो देन आपको क्वेश्चन में उस समिति के बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि हर जो कमेटी होती हैं, जो भी कमेटीज़ बनाई जाती है, उनका सबका अपना सोचना अलग होता है, सबका अपना मानना अलग होता है। और अगर बात की जाए कि जो गरीबी का आकलन होता है वो प्रत्येक आय के आधार पर भी होता है, ऐसा कोई गलत नहीं है कि प्रत्येक आय के आधार पर नहीं होता है, तो वो आंसर भी सही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो कोर्ट में याचिका है उसको स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही कमेटी जाएगा तो दो क्वेश्चन में हमेशा कहता था, गोरखनाथ तो निश्चित है बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि गोरखनाथ में दोनों ऑप्शन सही है, मत्स्यनाथ और आपके गोरखनाथ, ठीक है। क्योंकि इस कंडीशन में आप उसको झुटला नहीं सकते, कुछ एग्जामों में मत्स्यनाथ माना गया, कुछ एग्जामों में गोरखनाथ माना गया, तो देन इसको आप झुटला नहीं सकते, गोरखनाथ और मत्स्यनाथ दोनों सही माने जाएंगे और इस पर नंबर मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ प्रतिव्यक्ति आय वाले पर भी आपको मिले, क्योंकि वहाँ पर तेंदुलकर समिति या रंगराजन समिति जो भी था उनके काउंटर में उसका जिक्र नहीं हुआ था, अगर जिक्र होता तो शायद दिक्कत होती, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की उम्मीद आप अभी ना छोड़ें, जब तक एक चीज़, एक लाइन कही जाती है, अगर उम्मीद की एक किरण भी आपको दिखे तो बिल्कुल आपको हाथ नहीं पीछे खींचना चाहिए। अगर एक भी किरण आपको दिख रही है तो बिल्कुल प्रकाश होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप बस आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जो भी सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थी हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मामला वहाँ से निस्तारित होगा और जीतेंगे भी आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चैनल से जो लोग जुड़े हैं वो बिल्कुल परेशान ना हुआ करें, जब भी कोई अपडेट होगी या कुछ भी चीज़ें होंगी तो आपको अपडेट हमेशा मिलेंगी, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी, शायद आई होप आपके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर आया होगा और आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो थोड़ा सा धैर्य रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।